राहुल रोज रात को दूध का गिलास बाहर फेंक देता। मुझे उसकी यह हरकत बहुत बुरी लगती। मैंने उसे कई बार मना भी किया और कहा कि जब मम्मी जी इतनी प्यार से दूध लेकर आती है तो फिर उसे पी लिया करो, उसे बाहर फेंकने की क्या जरूरत है। लेकिन वह बात ही नहीं मानता और उस दूध को फेंक देता। इसलिए आज मैंने सोच लिया था कि उसे दूध फेंकने नहीं दूंगी, बल्कि मैंने उसे दूध लेकर साइड पर रख दिया। उसने मुझे कहा भी कि दूध गिरा दो, लेकिन मैंने कहा मैं अभी गिराती हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद मैंने वह दूध पी लिया। लेकिन मुझे नहीं खबर थी कि दूध पीने के बाद मेरे साथ। मेरा नाम मायरा है और मेरी उम्र 28 साल है। मैं एक विधवा हूं और विधवा होने के बाद अपने ससुराल में ही रह रही हूं। मेरी शादी 3 साल पहले ही मयंक से हुई थी। मयंक मेरी मम्मी की सहेली के रिश्तेदार थे। यह रिश्ता मयंक की मर्जी और पसंद के मुताबिक हुआ था। हमारा इन लोगों से मिलना जुलना तो नहीं था, लेकिन एक और रिश्तेदार के घर पार्टी पर हमारी मुलाकात हुई थी। मयंक को मैं पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। मेरी मम्मी वैसे भी मेरे रिश्ते कराने के लिए बहुत परेशान थी, इसलिए मयंक का रिश्ता आते ही उन्होंने फौरन स्वीकार कर लिया था। दरअसल मेरी मम्मी को खुद विधवा हुए कई साल हो गए थे। मेरे पिताजी का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसके बाद मम्मी ने अकेले तन्हा मेरी परवरिश की थी। मेरा और कोई बहन भाई भी नहीं था। मैं अपनी मम्मी की इकलौती औलाद थी, इसलिए मम्मी की खुशियों का इकलौता सहारा मैं ही थी। मेरी मम्मी ने उनके घरों में काम करके मेरी परवरिश की। वह तो ऊपर वाले की कृपा है कि घर अपना था, जिसके कारण काफ़ी आसानी रही। मैं जब 19 साल की हुई तो मेरी मम्मी ने मेरा रिश्ता देखना शुरू कर दिया। लेकिन लड़के वालों की तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी। वह दहेज में हर चीज़ चाहते थे और मम्मी बेचारी एक आम घरेलू औरत थी। छोटी मोटी मजदूरियां करके मुझे पाल रही थी। वह कैसे लड़के वालों की डिमांड के अनुसार इतना ज़्यादा दहेज दे पाती? इसीलिए समय गुजरता रहा, मेरा हुस्न और मेरी पढ़ाई भी मेरे किसी काम ना आ सके। और देखते देखते मैं 24-25 साल की हो गई। मेरी मम्मी की अब रातों की नींद उड़ चुकी थी और उन्हें एक पल भी चैन नहीं था। वह चाहती थी कि उनके मरने से पहले मेरी शादी हो जाए, और अक्सर वह इस बात का इजहार भी करती रहती, क्योंकि मेरे रिश्ते की परेशानी ने मम्मी को ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारी दे दी थी। वह रातों को सो नहीं पाती थी। मैं हालांकि उन्हें बहुत समझती थी कि मम्मी आप अपनी सेहत खराब मत करें, आप भगवान पर भरोसा करें। जहां मेरी किस्मत जुड़ी है वह तो मुझे मिलकर रहेगा। लेकिन वह माँ थी ना, उनको मेरे भविष्य की चिंता थी, इसीलिए वह मेरा घर बसा हुआ देखना चाहती थी। मेरी मम्मी ने तो रिश्तेदारों से भी मिलना जुलना कम कर दिया था, क्योंकि लोग हमदर्दी जताते थे और गरीब समझकर दान देने की कोशिश करते, जबकि मम्मी की खुददार तबीयत को यह गवारा नहीं था। इसीलिए रिश्तेदारों के घर जाना ही छोड़ दिया था। एक दिन मेरी मम्मी की एक सहेली अपने बेटे की शादी का कार्ड लेकर आई थी। मम्मी को खुशी तो बहुत हुई, लेकिन एक उदासी ने फिर से उन्हें घेर लिया, क्योंकि उनका बेटा जवान था और मम्मी का कम मेल मिलाप होने की वजह से यह रिश्ता भी मम्मी के हाथों से निकल गया था। मैंने मम्मी को समझाया कि जहां पर मेरी किस्मत हागी, वहां से खुद मेरे लिए रिश्ता छलकर आएगा। आप चिंता मत करो। और मैंने मम्मी से कहा कि हम दोनों मिलकर जरूर जाएंगे और शादी में भरपूर एंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत समय हो गया था। हम दोनों माँ बेटी कहीं पर नहीं गए थे, इसलिए मैंने अपने लिए खास तौर पर गुलाबी कुर्ती, वाइट शरारा और वाइट सितारों वाला दुपट्टा तैयार करवाया और मम्मी को साथ लेकर शादी पर चली गई। शादी पर ही मयंक और उनकी मम्मी मौजूद थे। मयंक ने मुझे पहली नज़र में ही पसंद कर लिया और यूं मेरी शादी झटपट ही तय हो गई। और कुछ दिन के अंदर मेरी शादी मयंक के साथ में कर दी गई। जब मैं ब्याह कर मयंक के घर चली आई, मयंक एक बहुत अच्छे और मोहब्बत करने वाले पति साबित हुए थे। मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि मयंक मेरी जिंदगी में आए। मयंक ने हर तरह से मेरा ख्याल रखा और उनकी कोशिश होती कि मेरी हर ज़रूरत को पूरा कर सके। मेरी मम्मी भी हमें खुश देखकर बहुत खुश थी। मेरी सास का रवैया कभी अच्छा कभी कभी बुरा हो जाता, लेकिन मैं नज़रअंदाज कर देती, क्योंकि घरों में ऐसी छोटी मोटी मामूली बातें हो जाती हैं। खुशियों के झूले में झूलते ना जाने कैसे 2.5-3 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला। मयंक मुझे बहुत कम मेरी मम्मी के यहाँ पर रहने देते थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। इसलिए वह मुझे मायके में रात को नहीं रहने देते थे, अपने साथ लेकर जाते थे और मम्मी से मिलवाकर अपने साथ ही वापस ले आते थे।
लेकिन उस दिन मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और सर्दियां शुरू होने वाली थीं। मम्मी का सांस उखड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। मेरी परेशानी को देखते हुए मयंक ने मुझे मम्मी के पास रात को रुकने की परमिशन दे दी और कहा कि तुम आज यहीं पर रुक जाओ। आंटी की हालत ठीक नहीं है, मैं कल किसी समय आकर तुम्हें ले जाऊंगा। मैं खुद भी अपनी माँ के पास रुकना चाहती थी, लेकिन मयंक की वजह से उनसे कह नहीं पा रही थी। लेकिन जब मयंक ने खुद कह दिया तो फिर मैं खुशी खुशी माँ के पास रुक गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा यहाँ पर रुकना मेरी सारी जिंदगी की बर्बादी बन जाएगा। मुझे ऐसा दुख मिलेगा जिससे मैं कभी निकल नहीं सकूंगी। मयंक मुझे छोड़कर वापस चले गए थे। मम्मी की हालत भी अभी अच्छी नहीं थी। मैंने उनको दवा देकर लिटा दिया और उनके लिए सूप बनाने किचन में चली आई, क्योंकि सूप के साथ उनको काफी अच्छा महसूस होता था। मम्मी को सूप पिलाकर मैं उनके पास ही सोने के लिए लेट गई और बिल्कुल इसी तरह उनके साथ लग गई जैसे शादी से पहले उनके साथ लिपट कर सोया करती थी। लेकिन आधी रात को एक फोन आया जिसने मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। फोन मयंक के घर से आया था। फोन पर मयंक का छोटा भाई राहुल था, जिसका कहना था कि भाभी भाई, अब हम सबको छोड़कर चले गए, हमारी दुनिया उजड़ गई, हम अनाथ हो गए, भाभी भाई का देहांत हो गया है। यह बात सुनना थी कि मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई और आंखें पत्थर की हो गईं। मैंने बार बार राहुल से पूछा, राहुल किया हुआ तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या हुआ है मेरे मयंक को? लेकिन तब तक फोन बंद हो चुका था। मैंने मम्मी की हालत की भी परवाह नहीं की और पागलों की तरह बाहर की तरह भागी थी। मम्मी मुझे पीछे से आवाज देती रह गई, मम्मी रुको तो सही, क्या हुआ है मुझे तो बताओ। लेकिन मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मम्मी को कुछ बताती। मैं इसी तरह भागकर सड़क पर आई और एक ऑटो रिक्शा को हाथ देकर उसमें बैठ गई थी। दिल ही दिल में यह प्रार्थना कर रही थी कि भगवान सब कुछ ठीक हो। राहुल ने मजाक किया हो या मयंक ने मुझे बुलाने की खातिर राहुल से यह फोन करवाया हो, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ हो। मैं बार बार यही दुआ मांग रही थी, लेकिन मेरी सारी दुआएं रद्द हो गई थीं। मैं जब अपनी ससुराल पहुंची तो देखा वहां पर तो मातम का माहौल था, लोगों की भीड़ थी और हर आंख से आंसू गिर रहे थे, हर कोई रो रहा था। सामने मेरा मयंक बेजान शरीर के साथ लेटा हुआ था, आंखें बंद किए हुए। इतना मासूम लग रहा था जैसे अभी अभी आंखें खोल देगा। मैं एकदम आगे बढ़ी और फिर बेहोश होकर वहीं गिर गई। ना जाने कितने समय के बाद में होश में आई, और जब होश में आई तब मयंक का अंतिम संस्कार हो चुका था। लेकिन मेरा तो मातम अब शुरू हुआ था। मैं निहाल हो चुकी थी और मयंक के जाने को दिल से भुला नहीं पा रही थी। बार बार उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरी निगाहों के सामने आ रहा था। वह हमेशा मुझे यही कहते थे कि कभी मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं मर जाऊंगा। और शादी के बाद यह पहली रात थी जब मैं उनसे अलग थी, और उसी रात मयंक इस दुनिया से चले गए थे। मुझे तो अभी तक यही नहीं पता था कि मयंक को हुआ क्या है। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, मयंक को याद करके रो रही थी। 3 दिन गुजर चुके थे, तो मैंने अपनी सास से पूछा, आखिर मयंक को हुआ क्या था? तो मेरी सास कहने लगी, पता नहीं, मैं तो अपने कमरे में आराम कर रही थी, अचानक एकदम शोर हुआ था। मैं बाहर आई तो देखा राहुल चिल्ला रहा था और चीख रहा था। मैं दिल पर हाथ रखे आगे बढ़ी तो देखा मयंक नीचे फर्श पर गिरा हुआ था। उसका सोते सोते ही देहांत हो गया था। राहुल उसके कमरे के बाहर से गुजर रहा था। मयंक को जमीन पर गिरे देखकर उसके पास चला गया, जिसकी वजह से उसे मयंक की मौत का पता चल गया। मेरी सास रोते हुए कहने लगी और मैं खाली खाली निगाहों से उन्हें देखते रह गई। ऐसा लगने लगा जैसे मयंक की मौत की मैं जिम्मेदार हूं। अगर उस रात में मयंक के पास होती तो शायद मयंक इस तरह तड़प तड़प कर अपनी जान ना दे देता। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था, कोई भी तो उसके पास उसकी मदद के लिए नहीं था। काश उस रात में उसके पास होती। मयंक की मौत मेरे लिए एक अनसुलझी पहेली बन गई थी। अच्छा भला जवान, खूबसूरत और सेहतमंद मयंक कैसे एकदम मौत की नींद सो सकता था? मेरे दिल को किसी भी तरह चैन नहीं आ रहा था। मेरा तो अब कोई सहारा भी नहीं था। मयंक की कोई निशानी नहीं थी जिसके साथ लगकर मेरा दिल बहल जाता। मयंक को गए 3 महीने हो गए थे। मैं वापस अपनी माँ के घर जाना चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे आने नहीं दिया। वह यही कहने लगी कि तुम मेरे पास मयंक की निशानी हो, तुम में से मुझे मयंक की खुशबू आती है, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी,
इसलिए मैं उनके पास ही रह गई। मम्मी से जब मैंने पूछा तो उनका भी यही कहना था कि यह तुम्हारी अपनी मर्जी है। अगर तुम अपनी ससुराल में रहना चाहो तब भी मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन अगर तुम वापस भी आना चाहो तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, बल्कि खुशी होगी। फिर मैं ससुराल में रहने का ही फैसला कर लिया। लेकिन कुछ समय बाद मेरी मम्मी की हालत बहुत खराब हो गई, तो मैं वापस अपनी माँ के पास चली आई। मयंक को मरे हुए अब 1.5 साल हो चुका था। अचानक एक दिन मेरी सास घर पर चली आई और मेरे साथ लगकर खूब रोने लगी। मेरा अपना जख्म भी अभी ताज़ा हो गया था। कुछ देर बैठकर उन्होंने अपने आने की वजह बताई, जिसे सुनकर मैं और मेरी मम्मी शौक में रह गए। हम एक दूसरे की शक्ल देखते रहे। हमें उम्मीद नहीं थी कि मयंक की माँ यानी मेरी सास इस वजह से हमारे घर आई होगी। मेरी सास के आने का कारण जानकर मेरी मम्मी खामोश हो गई और कहने लगी, मैं यह फैसला अकेले कर नहीं सकती, इसलिए मुझे मायरा से पूछना पड़ेगा। अगर मायरा की मर्जी हुई तो मैं आपको हाँ में जवाब दे दूंगी, वरना फिर आप गुस्सा मत कीजिएगा। मेरी मम्मी ने नरमी से बात करके उन्हें समझा दिया। तो मेरी सास के जाने के बाद मम्मी ने मुझसे इस रिश्ते के बारे में राय जानना चाहा, तो मैंने साफ तौर पर मना कर दिया और कहा कि मैं मयंक के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। मुझे राहुल से शादी नहीं करनी, इसीलिए आप मेरी सास को साफ साफ मना कर दें। उस घर में मैं मयंक की दुल्हन बनकर गई थी और अब दोबारा उसी घर में राहुल की दुल्हन बनकर जाऊं? यह मुझे गवारा नहीं। मेरी मम्मी ने इस तरह मेरा इनकार सास तक पहुंचा दिया, लेकिन मेरी सास ने तो वह इनकार जैसे दिल पर ले लिया और बिस्तर से लग गई। उनकी तबीयत खराब हो गई और वह बार बार मुझे बुलाने लगी। राहुल ने मुझे फोन करके मेरी सास की हालत के बारे में बताया और कहा कि आप बस एक बार आ जाएं। मम्मी की हालत बहुत खराब है और वह बार बार आपको पुकार रही है। आप एक बार आ जाएंगे तो शायद उनका दिल बहल जाएगा और वह आपके इनकार के सदमे से बाहर निकल सकेंगी। राहुल की बात पर मैं खामोश हो गई थी और फिर मैंने राहुल से कहा कि मुझे तुमसे शादी करने पर ऐतराज नहीं है। असल में शादी ही नहीं करना चाहती। एक बार मैंने शादी कर ली है और दोबारा अब शादी नहीं करना चाहती। मैं पूरी जिंदगी अपने मयंक के नाम पर जीना चाहती हूँ, इसलिए मुझे माफ कर देना। लेकिन मेरी बात सुनकर राहुल कहने लगा, मैं खुद भी आपसे शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। आप मेरे लिए बहुत ही सम्मान का स्थान रखती है। मैंने हमेशा आपको अपनी भाभी समझा है और आपको इज्जत और सम्मान दिया है, इसलिए मैं रिश्ते के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने माँ को भी मना कर दिया था, लेकिन वह नहीं मानी। वह आपसे बहुत मोहब्बत करती है, क्योंकि आप मयांक भाई की पत्नी थी और अब उनकी विधवा है, इसलिए माँ आपको अपने साथ अपनी ही नज़रों के सामने रखना चाहती हैं। लेकिन अगर आप राजी नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं माँ को मना लूंगा। आप बस कभी कभार चक्कर लगा लिया करें। राहुल ने तरीके से बात खत्म कर दी और मुझे भी तसल्ली हो गई। लेकिन मेरी सास किसी भी तौर पर नहीं मान रही थी और उनकी हालत भी नहीं संभल रही थी। आखिरकार मेरी मम्मी भी मेरी सास की साइड हो गई और उन्होंने भी मुझ पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया और कहा कि तुम राहुल से शादी कर लो, इस तरह मैं भी सुकून से मर सकूंगी। आखिर कब तक तुम्हें विधवा के चोले में देखती रहूंगी? तुम मेरी इकलौती औलाद हो। मैं तुम्हें इस तरह इन सफ़ेद कपड़ों में देखकर अंदर ही अंदर मरती रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी जिंदगी में भी फिर खुशियां आ जाए। जो किस्मत में होना था वह हो गया। मयंक और तुम्हारा साथ बस यहीं तक था। अब तुम मयंक को दिल से निकाल दो और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। अगर तुम अपनी जिंदगी में सेटल हो जाओगे तो मैं भी सुकून की मौत मर सकूंगी। मेरी मम्मी ने अपना वही मशहूर रटा रटाया डायलॉग दोहरा दिया, जिससे मुझे बहुत उलझन और अभी मैं गुस्से में चिढ़ गई और कहा, आप हमेशा यह डायलॉग दोहराकर मुझे जज्बाती ब्लैकमेल कर लेती हैं। ठीक है, मैं तैयार हूं, आप मेरी सास को हाँ कह दे। जो फैसला इतने दिनों से नहीं हो पा रहा था वह मैं एकदम अचानक कर दिया। माँ भी मेरे फैसले को सुनकर बहुत खुश हुई और मुझे खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए खुद रोने लगी। मैंने मम्मी के गले लगकर उन्हें चुप कराया। मैं खुद भी अपनी अचानक फैसले पर एकदम हैरान हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक सुकून यह भी था कि इस तरह मैं मयंक के साथ जुड़ी रहूंगी। कल अगर मेरी माँ कहीं और मेरी शादी कर देती तो मैं नायक को इतनी आज़ादी से याद नहीं कर सकती थी, जिस तरह उनकी अपने घर में उनके छोटे भाई के सामने कर सकती थी। और फिर वह घर मयंक का था। उस घर से मयंक की यादें जुड़ी थीं। वह कमरा जिसमें मैं और मयंक ने खूबसूरत पल गुजरे थे, वह कमरा मुझसे छीन जाता,
लेकिन राहुल से शादी करने के बाद वह घर हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाना था। मैं मयंक से हमेशा जुड़ी रहती। यही सब सोचकर मैंने यह फैसला दे दिया था। मम्मी ने सुबह होते ही मेरी सास को यह खबर पहुंचा दी थी और वह उसी दिन खुशी खुशी मिठाई लेकर मेरे पास चली आई और मेरा मुंह मीठा करवाया था। शगुन के तौर पर कुछ पैसे मेरे हाथ पर रख दिए थे। मेरी सास ने बैठे बैठे 3 दिन बाद की शादी भी रख दी थी। मैं इतनी जल्दी तैयार नहीं थी, लेकिन मेरी सास कहने लगी, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अब और मुझसे ज्यादा दूर रहे। अपनी सास की इतनी मोहब्बत पर मैं भावुक हो गई और मैंने उनकी रजामंदी के आगे सर झुका दिया। शादी का दिन फाइनल हो गया था, इसलिए मेरी सास ने तैयारियां शुरू कर दी थीं, जबकि मैंने अपनी मां को साफ मना कर दिया था कि वह किसी भी तरह की कोई तैयारी न करें, क्योंकि मेरे पास सब कुछ था और अब मेरी कौन सी पहली शादी थी। लेकिन मम्मी ने अपने तौर पर मेरे लिए फिर भी कुछ चीज खरीदी। शादी का दिन भी आ गया था। मैं शादी से एक सुनहरे जोड़े में दुल्हन बनकर तैयार बैठी थी और मुझे बार बार मयंक की याद सता रही थी। वह मुझे इस तरह देखते तो खुशी से झूम जाते। उन्हें मैं हमेशा सजी बनी और साफ सुथरी अच्छी लगती थी। वह मुझे यही कहते थे कि मैडम जी तैयार रहा करो, मैं तुम्हें खुश और तरोताज़ा देखना चाहता हूँ। और आज इस मौके पर मुझे उनकी याद सता रही थी। मेरी आंख से आंसू बह निकले। मैं राहुल की पत्नी बन चुकी थी। अब मैं राहुल के साथ विदा होकर इस घर में वापस आ गई। मुझे नहीं मालूम कि राहुल इस रिश्ते पर राजी था या नहीं, लेकिन वह जरा चुपचाप लग रहा था। इससे पहले तो राहुल के साथ मैं काफी फ्री थी। राहुल भी मुझसे काफी बातें कर लिया करता था, लेकिन अब रिश्ता बदल गया था, इसीलिए कुछ अंदाजा नहीं था कि आगे हम एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करने वाले हैं। इस घर में मेरी हैसियत तो एक बहू की ही थी, लेकिन अब मेरा कमरा बदल चुका था। पहले मैं मयंक के कमरे में थी और अब मैं राहुल के कमरे में आ गई थी। आज की रात मेरी सुहाग रात थी, लेकिन दिल में कोई उमंग नहीं थी, बल्कि मुझे बहुत अजीब लग रहा था। राहुल कमरे में आया तो मेरा दिल उछलकर गले में आ गया। मैं जल्दी से सिमटकर बैठ गई। राहुल भी मेरे ही करीब बैठ गया। मैंने सोच लिया था कि मैं राहुल से बात करूंगी कि वह मुझे कुछ दिन का समय दे। मैं इस रिश्ते को पहले दिल से स्वीकार करना चाहती थी, लेकिन राहुल ने बेकरारी से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उसकी हरकत पर दंग रह गई। मुझे उससे बिल्कुल भी यह उम्मीद नहीं थी। वह इतनी जल्दी कैसे भाभी और देवर के रिश्ते को भूल सकता था। भले अब मैं उसकी पत्नी थी, लेकिन कल तक मैं उसकी भाभी थी। मैंने जल्दी से अपना हाथ राहुल के हाथ से छुड़ा लिया। राहुल कहने लगा, मायरा, अब आप मेरी पत्नी हैं। आप पर मेरा पूरा हक है, मुझसे यूं दूर ना रहो। यह कहकर राहुल मेरे और करीब सरक आया। इससे पहले कि वह अपने पति होने का हक पूरा करता, एकदम ऐसा लगा जैसे राहुल को करंट लगा हो। वह उछलकर पीछे हट गया था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह जल्दी से जाकर सोफे पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था राहुल की ऐसी हालत क्यों हो रही थी। और फिर राहुल मुझे खुद ही कहने लगा कि आप बेड पर सो जाएं और मैं सोफे पर सो जाता हूं। मुझे भी इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि इस बात का सुकून था, क्योंकि मैं खुद उससे बहुत झिझक महसूस कर रही थी। इसलिए मैं चुपचाप उठकर अपने कपड़े बदले और सोने के लिए लेट गई। मुझे यहाँ पर नींद नहीं आ रही थी। बार बार मयंक का ख्याल दिमाग पर छा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने मयंक से बेवफाई की है और वह मुझसे शिकवा कर रहे हैं। मैं ख्यालों ही ख्यालों में उनसे माफी मांग रही थी। राहुल तो ना जाने कब का सोफे पर सो चुका था, लेकिन मेरी आंखों से नींद मिलों दूर थी। और फिर ना जाने किस समय मेरी आंख लग गई। सुबह के समय जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरी सास ने मुझे गहरी नजरों से देखते हुए खुश रहने का आशीर्वाद दिया। मैं खामोश नजरों से उन्हें देखती रह गई। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए कि एक दिन मेरी सास मुझसे कहने लगी, बहू राहुल, तुम्हारे साथ अच्छा तो है ना? मैंने कहा कि मम्मी जी अच्छा है। तो कहने लगी, क्या तुम दोनों के बीच पति पत्नी वाला संबंध बन गया है या नहीं? अपनी सास की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई और सर झुका दिया। मेरी सास भी जैसे समझ गई और कहने लगी, तुम चिंता मत करो राहुल, तुम्हारी तरफ जरूर झुकेगा। दरअसल राहुल इस रिश्ते पर राजी नहीं था। मैंने अपनी खुदगर्जी में उसको तुमसे शादी पर राजी किया, लेकिन देखना एक दिन वह जरूर तुम्हारी तरफ आएगा
और तुम्हें एक अच्छे और सच्चे पति जैसी मोहब्बत देगा। मैंने अपनी सास की बात सुनकर सर झुका दिया। राहुल और मेरी शादी को 12-15 दिन गुजर चुके थे, लेकिन शादी की पहली रात राहुल जिस बेकरारी से मेरे पास आया था, अब वह बेकरारी खत्म हो चुकी थी। अब राहुल मेरे करीब नहीं आता था, वह मुझसे दूर दूर रहता था। ऐसा लगता था कि जैसे वह मेरे करीब तो आना चाहता है, लेकिन पता नहीं उसे कोई चीज रोक रही हो। राहुल की हालत अब मुझे अजीब सी लगने लगी थी। वह रात को अचानक उठकर बैठ जाता और बहुत देर तक कमरे में इधर उधर टहलता रहता। मैंने उससे पूछा भी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तंग आकर एक दिन मैंने अपनी सास से बात की। मेरी सास यह सब सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने पूछा, क्या राहुल ने तुम्हें एक बार भी हाथ नहीं लगाया? तो मैंने सर झुका दिया और वह मेरी चुप का मतलब समझ गई। मेरी सास भी परेशान हो चुकी थी। शादी को 15 दिन गुजर चुके थे, लेकिन हम दोनों के बीच पति पत्नी वाला कोई संबंध नहीं बना था। मेरी सास किसी सोच में डूब गई थी। उसी रात मेरी सास ने राहुल को अपने कमरे में बुलाया था। पता नहीं दोनों माँ बेटे कमरे के अंदर क्या मीटिंग कर रहे थे। और फिर अगली रात जब मैं कमरे में चली गई तो मेरी सास कुछ देर बाद ही दूध का गिलास लेकर आई, जिसमें केसर मिला हुआ था। कहने लगी, यह राहुल को पिला देना, उसका दिल तुम्हारी तरफ जरूर झुकेगा, उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत बढ़ेगी। मैंने उनकी बात सुनकर सर हिला दिया और दूध साइड टेबल पर रख दिया। कुछ देर बाद ही राहुल भी कमरे में आ गया और मैंने उसे कहा कि यह दूध पी लो, लेकिन राहुल ने अजीब हरकत की। उसने वह गिलास उठाकर बाथरूम में फेंक दिया। मैं उसकी इस हरकत से हैरान रह गई। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। सुबह नाश्ते की मेज पर अचानक मेरी सास ने राहुल से पूछ लिया, क्या तुमने दूध पिया था? तो वह कहने लगा, नहीं, भाई ने सपने में आकर मना कर दिया था, तो मैंने उसे नहीं पिया। राहुल इतनी रुखा से जवाब दिया कि मैं चुप रह गई, जबकि मेरी सास भी खामोश हो गई। अब हर रोज ही ऐसा होता। मेरी सास केसर मिला दूध मुझे कमरे में पकड़ा देती और कहती कि राहुल को पिला देना, लेकिन मैं राहुल से कहती तो वह दूध पीता ही नहीं, उल्टा उसे बाथरूम में फेंक देता। मुझे राहुल पर अब गुस्सा आने लगा था कि आखिर वह ऐसा क्यों करता है, और अब मुझे अपनी सास पर भी गुस्सा आता कि अगर वह दूध नहीं पीता तो वह उसे ना दिया करे। इस तरह रोज दूध को फेंकने से क्या फायदा। लेकिन मेरी सास भी रेगुलर दूध का गिलास कमरे में रख जाती और राहुल भी रोज रोज दूध गिरा देता। उस दिन तो मैं राहुल के साथ इस बात पर लड़ पड़ी थी, राहुल, यह जो तुम कर रहे हो बहुत गलत बात है। आखिर मम्मी जी इतनी मोहब्बत से तुम्हें दूध का गिलास देकर जाती है और तुम हो कि उसे गिरा देते हो। कितनी बुरी बात है। इस तरह दूध का अपमान होता है। खाने पीने की चीजों का सम्मान करना चाहिए, और मम्मी का भी दिल टूटता है। राहुल कुछ पल खामोशी से मुझे देखता रहा और फिर कहने लगा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई ने सपने में आकर मुझे मना किया है कि दूध मत पीना। इस वजह से मैं दूध नहीं पीता और ना ही कभी पीऊंगा। मम्मी को भी यह बात समझना चाहिए, लेकिन ना जाने क्यों वह नहीं समझती। राहुल रुखा सा जवाब दिया तो मैं चुप हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि राहुल के साथ क्या समस्या है। राहुल मुझसे शादी तो कर ली थी, लेकिन अभी तक हमारे बीच कोई भी रिश्ता पैदा नहीं हो पाया था जो शादीशुदा जोड़ों में रोमांस पाया जाता है। वह मेरे और राहुल के बीच नहीं था। मैंने भी कोशिश नहीं की थी, और कुछ वह भी मुझसे अजनबी सा बना रहता और मैं भी उससे दूरी बनाई रखती थी। पहले हमारा जो संबंध था वह देवर भाभी का था, अब तो वह भी नहीं रहा। पहले कम से कम मैं भाभी होने के नाते उससे काफी बातचीत कर लिया करती थी और वह भी मुझसे काफी बातें किया करता था, लेकिन अब वह देवर भाभी वाला रिश्ता तो खत्म हो गया था, इसलिए वह मुझसे वह बातें भी नहीं करता था। अब जब भी मुझसे बात करने की कोशिश करता तो उसके शब्दों में एक खालीपन होती थी और मैं भी उससे बातें करते हुए झिझक महसूस करती थी। उन्हीं दिनों मुझे बुखार हो गया। मौसम बदल रहा था तो मैं भी उसकी लपेटे में आ गई। नज़ला जुकाम और बुखार ने मेरी हालत पतली कर दी थी। मैं ज्यादातर कमरे में पड़ी रहती। 2 दिन तक मुझे कुछ होश ही नहीं था। मेरी सास और राहुल मेरा बहुत ख्याल रखता, और जब मेरी तबीयत संभली तो मैं हवा बदलने के लिए अपनी मम्मी के पास आ गई। मेरी सास ने मुझे खुश दिल्ली से इजाजत दे दी। मम्मी के पास आकर भी मेरी तबीयत पर सुस्ती छाई रही। मम्मी मुझे कभी कुछ बनाकर देती है और कभी कुछ खिलाती, लेकिन मेरा दिल कुछ खाने को करता ही नहीं था। इस बुखार ने मुझे अंदर से निचोड़ कर रख दिया था। 1 हफ्ता बीमारी से लड़ते लड़ते आज मेरी तबीयत कुछ संभली थी, तो मैंने सोचा अपनी पुरानी सहेली रश्मिका से मिलकर आता हूँ। मम्मी से जब मैं रश्मिका के बारे में पूछा तो वह कहने लगी, कल उसकी माँ मुझे मिली थी, वह भी इधर आई हुई है।
तुम जाकर मिलाओ, अच्छा है, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मैं रश्मिका की से मिलने चली आई। रश्मिका मुझे सामने ही मिल गई। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी और तुमसे मिलने के लिए आज आने का इरादा था। चलो, अच्छा हुआ तुम आ गई। कितने दिन हो गए थे? हमें मिले हुए रश्मिका ने मुझे देखकर मेरा बहुत ही अच्छे से स्वागत किया था। हाँ, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था कि मैं तुमसे मिलूं, लेकिन तबीयत इतनी खराब थी कि आज ही उठी हूं तो फौरन चली आई। और फिर रश्मिका के साथ इधर उधर की बातें करने के दौरान समय गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। अचानक रश्मिका ने मुझे बातों बातों में राहुल के बारे में पूछ लिया। तुम्हारा देवर, मेरा मतलब है तुम्हारा पति, तुम्हारे साथ ठीक तो है ना? रश्मिका ने पूछा तो मैंने गहरी सांस भरकर कहा, वह ठीक है। बस मेरे दिल से अभी भी मयंक की याद नहीं जाती। मैं कोशिश तो करती हूँ कि राहुल के साथ सच्चे दिल से अपने रिश्ते की शुरुआत करूँ और उसके साथ शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करूँ, उसे पत्नी होने का सारा हक और प्यार दूँ। लेकिन क्या करूँ, घर भी एक है और उस घर में पहले मयंक की पत्नी बनकर गई थी और अब राहुल की पत्नी बनकर रह रही हूँ, तो मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है। इतनी जल्दी पुरानी यादों से पीछा छुड़ाना मुश्किल लगता है। तो रश्मिका ने सर हिला दिया और मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहने लगी, बस तुम हिम्मत मत हारना। कोशिश करो कि मयंक भाई की यादों को दिल से निकालकर राहुल को खुले दिल से अपना लो। फिर देख, जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। मैंने भी रश्मिका की बात पर सर हिला दिया और फिर उससे मिलकर वापस घर आ गई। घर आते ही मैं कह दिया कि कल मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। बहुत दिन हो गए हैं, मेरी सास और राहुल ना जाने किस तरह गुजारा कर रहे होंगे। मेरी बात सुनकर मम्मी कहने लगी, हाँ, मैं भी तुम्हें यही कहने वाली थी कि तुम्हें काफी दिन हो गए हैं, तुम 2-4 दिन के लिए चली जाओ, फिर बाद में चाहे तो आ जाना। मैंने कहा, ठीक है। मैं उठकर कमरे में आ गई और अपने कपड़े बैग में रखने लगी। सुबह होते ही नाश्ता करके मैंने माँ से कहा, मुझे छोड़ आइए। माँ मुझे छोड़ने के लिए घर चली आई। मेरी सास मुझे देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, मैं रात को तुम्हें बहुत याद कर रही थी और कह रही थी, इतने दिन हो गए हैं मेरी बेटी घर वापस नहीं आई। मैं सोच रही थी कि आज जाकर तुम्हें ले आऊं। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई। मेरी सास ने बहुत मोहब्बत से कहा तो मैं भी उनके गले लग गई। शाम को राहुल आया तो उसने मुझे देखा तो एकदम से ठिठक कर रुक गया, जैसे कुछ कहते कहते रुक गया हो। फिर वह कमरे में चला गया। मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई। मुझे लगा कि राहुल मेरे इतने दिनों की गैर मौजूदगी को महसूस करेगा और मुझे एक बार बताएगा जरूर कि उसने मुझे मिस किया था, लेकिन उसने तो कोई भी बात नहीं की, बल्कि खामोशी से चला गया। मैंने सोचा शायद अपनी माँ के सामने कहने से झिझक रहा हो, कमरे में जाकर मुझे जरूर कहेगा कि मैंने तुम्हें मिस किया था। लेकिन मैं कमरे में गई, तब भी राहुल कुछ नहीं बोला और मेरी सास फिर दूध का गिलास ले आई, लेकिन राहुल कमरे में मौजूद नहीं था। कपड़े चेंज करने के बाद वह बाहर चला गया था। मैंने अपनी सास से कहा भी कि आप इसे वापस ले जाएं। राहुल दूध तो पिता ही नहीं बल्कि उल्टा इसे बाथरूम में गिरा देता है। तो वह कहने लगी, मोहब्बत से पिलाना तो वह जरूर पी लेगा। मैंने खामोशी से गिलास पकड़कर रख दिया। मेरी सास चली गई तो ना जाने मेरे दिल में क्या ख्याल आया कि मैं वह गिलास उठाकर खुद पी लिया और बेड पर लेट गई। राहुल का इंतजार करते करते मेरी आंखों में नींद आने लगी थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक मुझे अपना मरा हुआ पति मयंक दिखाई दिया। मयंक कमरे में आए और वह मुझसे कह रहे थे कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहां से चली जाओ, यहां पर मत रहो। वह चिल्ला चिल्लाकर मुझे यही कह रहे थे। मैं एक झटके से उठ बैठी और अपने आसपास नजर घुमाकर देखा। मयंक कहीं पर भी नहीं थे। इसका मतलब यह मेरा सपना था, लेकिन सपने में आकर मयंक मुझे ऐसा क्यों कह रहे थे? मुझे इस घर से चले जाने के लिए क्यों कह रहे थे? मैं एकदम उठकर बाहर की तरह भागी। मेरी सास ने मुझे बाहर की तरफ आते देखा तो परेशानी से पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? मैंने कहा, राहुल, कमरे में मयंक वहां पर। मैंने बौखलाए हुए अंदाज में कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा तो मेरी सास खुद भी डर गई और एकदम उठकर कमरे की तरफ गई। लेकिन वहां से वापस आने के बाद वह कहने लगी कि वहां पर तो कोई भी नहीं है, कमरा बिल्कुल खाली है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन मैं अपना सर दोनों हाथों में थामकर बैठ गई और कहने लगी, नहीं, मयंक आए थे, मैंने अपनी आंखों से देखा था और वह मुझे कह रहे थे
कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहां से चली जाओ। मैं इसका क्या मतलब समझूं? मैं बेबसी से रोने लगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया और मुझे देखते हुए कहने लगी। और सास ने धीरे आवाज में पूछा, क्या कहा मयंक ने? तो मैंने बताया, वह कह रहे थे कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहां से चली जाओ। मेरी बात सुनकर मेरे सास हारे हुए अंदाज में सोफे पर गिर सी गई। अपनी सास का अंदाज मुझे कुछ अलग सा लगा, इसीलिए मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ है मम्मी जी? आप यह सुनकर इतना परेशान क्यों हो गई हैं? मेरी बात पर मेरी सास की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर वह जोर जोर से रोने लगी। अब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। ना जाने मेरी सास के साथ क्या समस्या थी जो वह ऐसे कर रही थी। कुछ देर बाद मेरी सास रो रोकर थक गई तो फिर कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही मेरा दिल भर आया था। लेकिन मैंने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, यूं ही दिल नहीं भर आता, बल्कि जरूर कोई ना कोई बात है। आपको मेरी कसम, मुझे सच बताए, आखिर क्या बात है? मैंने अपनी कसम देकर अपनी सास को मजबूर कर दिया। तो कुछ पल खामोश रहने के बाद वह कहने लगी, बेटा, मैं तुमसे जो भी कहूंगी बिल्कुल सच कहूंगी, इसलिए तुम सच को स्वीकार करना और हो सके तो मुझे और राहुल को माफ कर देना। मेरी सास ने कहा तो मैं उनकी तरफ उलझन भरी निगाहों से देखने लगी और फिर उनसे पूछा, क्या बात है? ऐसी क्या बात हो गई? तो मेरी सास कहने लगी, यह बात उस दिन से शुरू होती है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। अब मैंने भी तुम्हें उसी दिन देखा था और राहुल ने भी तुम्हें उसी दिन देखा था। मुझे तुम मयंक के लिए बहुत पसंद आई थी। मैं घर आकर जब मयंक से इस रिश्ते की बात की तो वह खुशी से मचल उठा। मुझे उसका चेहरा देखकर उसके दिल का हाल पता चल गया था। इसलिए जब हम दोनों माँ बेटा यह बात कर रहे थे तो राहुल भी वहां पर चला आया। मैंने राहुल को भी अपनी खुशी में शामिल करना चाहा, लेकिन उसका चेहरा मुरझा सा गया था और आंखों की चमक एकदम खत्म हो गई थी। मैंने अपनी खुशी में महसूस ही नहीं किया और यूं मयंक का रिश्ता तुम्हारे लिए मांगने चली आई। अब मैंने रिश्ता पक्का होते ही जल्दी ही शादी पर जोर दिया और तुम दोनों की जल्दी ही शादी करवा दी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरी कितनी बड़ी गलती है। मेरा बेटा राहुल इस बात को अपनी बड़ी हार समझा। राहुल ने जब तुम्हें उस दिन शादी पर देखा था तो तुम उसे अच्छी लगी थी और तुम्हें वो अपनाने का फैसला कर बैठा था। वह मुझसे तुम्हारे बारे में बात करना ही चाहता था, लेकिन इससे पहले ही मैंने मयंक के लिए तुम्हें पसंद कर लिया। राहुल ने दोबारा यह बात फिर मुझसे नहीं की और खामोश हो गया। उसने दिल में ही अपनी मोहब्बत दबा ली थी। उसका ख्याल था कि शायद समय गुजरने के साथ साथ यह बात खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तुम शादी करके हमारे घर आ गई तो हर समय उसकी निगाहों के सामने रहने लगी। राहुल की प्यासी नजरें तुम्हारे चेहरे को देखती रहती और तुम इस बात से बेखबर थी। इसलिए मैंने जब महसूस किया कि राहुल तुम्हें पसंद करता है, मैंने उसे बहुत डांटा और बुरा भला कहा और उसे समझाया कि अब यह ख्याल दिल से निकाल दो, क्योंकि मायरा अब तुम्हारी भाभी बन चुकी है और उसकी तरफ इन नजरों से मत देखो, बल्कि उसे सम्मान की नजरों से देखो। लेकिन मेरी बात सुनते ही राहुल गुस्से से बिखर गया था। वह चीखने लगा और बोला, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। जब भी कोई अच्छी चीज होती है आप हमेशा भाई को दे देती हो और अब भी ऐसा ही किया है आपने मेरे साथ। मेरे दिल की खुशी, मेरी मोहब्बत आपने उठाकर भाई की गोद में डाल दी। मैं यह बात कैसे भुला दूं? राहुल के दिल में पनपते हुए यह बगावत के जज्बे मुझे खतरे का अलार्म लग रहे थे, लेकिन फिर भी मैं उसे समझती रहती थी। अब राहुल ज्यादातर खामोश रहने लगा था, लेकिन फिर भी मुझे उससे डर लगता। और एक दिन जब तुम अपने मायके गई हुई थी तो राहुल और मयंक का तुम्हारे बात को लेकर झगड़ा हो गया। मयंक ने अपने भाई पर जिंदगी में पहली बार हाथ उठाया था, क्योंकि राहुल ने तुम्हारे बारे में कुछ गलत बातें बोली थीं। लेकिन मयंक ने जब राहुल पर हाथ उठाया तो राहुल बदले की आग में अंधा हो गया और उसने बिल्कुल भी ना देखा कि उसके सामने उसका बड़ा भाई खड़ा है। उसने गला दबाकर अपने भाई को मार दिया। मैं उन दोनों को रोकते रही, लेकिन किसी ने मेरी ना सुनी। मयंक राहुल से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं भी पूरी ताकत से राहुल को खींच रही थी, लेकिन पता नहीं राहुल में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। उसने मुझे धक्का दे दिया और एक भाई के हाथों दूसरे भाई का खात्मा हो गया। मैं एक बेटा खो चुकी थी
और दूसरा बेटा खोना नहीं चाहती थी। इसलिए सबसे यही कहा कि मयंक की मौत सोते हुए हो गई थी। शायद उसको हार्ट अटैक आया था। अगर लोगों को सच्चाई पता चल जाती कि भाई ने भाई को मार दिया है तो मेरा एक बेटा तो वैसे ही मर गया था, दूसरा भी जेल की सलाखों के पीछे होता। मैं बूढ़ी माँ किसके सहारे रहती। मयंक के मरने के बाद राहुल ने मुझे कहा कि जाकर भाभी के लिए रिश्ता मांगो, मुझे उनसे शादी करनी है। मैं खामोश निगाहों से उसे ताकती रह गई, जिसे अब भी इस बात का एहसास नहीं था कि उसने अपने भाई को मार दिया है। मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारा रिश्ता ले आई और फिर तुम दोनों की शादी करवा दी। लेकिन शादी की पहली ही रात राहुल जैसे तुम्हारे करीब गया था। उसे अपने मरे हुए भाई की शक्ल दिखाई दी थी। मयंक उसे अपनी आंखों के सामने साफ दिखाई दे रहा था, और तभी तो डर कर राहुल तुम्हारे पास दोबारा नहीं गया था। जब भी वह तुम्हारे पास जाने की कोशिश करता तो उसे मयंक की शक्ल दिखाई देने लगती थी, और वह डर जाता था। जब मुझे पता चला कि तुम्हारे बीच अभी तक शादीशुदा संबंध नहीं बना है तो मैं राहुल से बात की थी। राहुल ने मुझे सब बता दिया था कि मुझे भाई का चेहरा दिखाई देता है। जैसे ही मैं मायरा के करीब जाने की कोशिश करता हूं, मैं अपना बड़ा बेटा मयंक को तो खो चुकी थी, लेकिन मैं राहुल और अब तुम्हारा परिवार बनाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अब तुम दोनों जिंदगी में हंसी खुशी रहो। इसलिए मैं दूध में कुछ ऐसी चीज मिलाकर देती थी कि जिससे कि राहुल वह दूध पी ले और फिर उसे कुछ होश ना रहे और तुम दोनों के बीच शादीशुदा रिश्ता बन जाए। लेकिन अब राहुल को अपने भाई के मारने के लिए पछतावा हो रहा था, इसलिए वह जानबूझकर वह दूध नहीं पीता था और ना ही तुम्हारे करीब जाना चाहता था। वह अक्सर सपने में मयंक को देखता है। मयंक उससे नाराज नजर आता है तो उठकर बैठ जाता है। राहुल का पछतावा शुरू हो चुका है, इसलिए वह तुम्हारे करीब भी नहीं आता, क्योंकि जैसे ही वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाता है उसे अपने सामने मयंक खड़ा नजर आता है तो राहुल डर जाता है और पीछे हट जाता है। राहुल अब पछता रहा है और बार बार कभी मयंक से और कभी मुझसे माफी मांगता है, लेकिन मैं उसे कैसे माफ कर देती जिसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। सिर्फ एक औरत को पाने की खातिर उसने मेरा घर उजाड़ दिया। अगर राहुल पहले इस बात को समझ लेता तो शायद आज हालात अलग होते, लेकिन उसने अपनी जलन और मोहब्बत में अंधे होकर एक ऐसा कदम उठा लिया कि मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। लेकिन अब वह पछता रहा है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि जैसे भी हो, अब तुम मायरा के साथ निभाने की कोशिश करो और उसे इज्जत और मोहब्बत दो। वह तुम्हारी पत्नी है, लेकिन वह कहता है कि मेरे बस में नहीं है। मैं जैसे ही मायरा के करीब होने की कोशिश करता हूं, मयंक मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर मैं उससे दूर हो जाता हूं। मैं तुम्हें यह सब नहीं बताना चाहती थी, लेकिन आज इस तरह तुमने मयंक के बारे में कहा तो मैं तुम्हें यह सब बताने पर मजबूर हो गई, क्योंकि तुम्हें यह सब बातें जानने का पूरा हक है। लेकिन मेरी बेटी, मुझे माफ कर देना। मैं एक मजबूर और बेबस माँ थी। मैं अपने एक बेटे के बाद दूसरा बेटा खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने तुमसे और सब लोगों से यह झूठ बोला। इसलिए मुझे माफ कर देना। मेरी सास ने मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, लेकिन मैं तो जैसे वहां थी ही नहीं। यह क्या पहाड़ तोड़ डाला था। मेरी सास ने मेरे ऊपर मेरे कंधे इस बोझ को उठाने से इनकार कर रहे थे। इतने बड़े सच ने मुझे हिलाकर रख दिया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गई और लेट गई। अतीत की सारी फिल्म मेरे दिमाग में चल रही थी। शादी के बाद जितना हिस्सा मैंने गुजरा, मुझे एक एक करके वह सारे पल याद आ रहे थे। मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि राहुल मेरे साथ यह सब कुछ कर सकता है। मैं एकदम उठकर बैग में कपड़े डालने लगी और वापस अपनी माँ की तरफ आ गई। मेरी सास मुझे रोकती रह गई, लेकिन मैं नहीं रुकी, बल्कि मैंने इरादा कर लिया था कि मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगी, ना ही इन लोगों से कोई संबंध रखूंगी। राहुल को भी खबर हो गई थी कि मैं उसके बारे में सब कुछ जान गई हूँ। उसने मुझसे माफी मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने अपना दिल पत्थर कर लिया और कान उसकी तरफ से बंद कर लिए। मेरी माँ जो मुझे इस हाल में देखी तो वह बार बार पूछती, लेकिन मैं अभी तक अपनी माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जिस तरह मैं इस दुख से गुजर रही थी तो वही दुख अपनी माँ को दे दूंगी। राहुल बार बार मुझसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे उससे कोई संबंध नहीं रखना था। मैंने अपनी सास को भी साफ साफ मना कर दिया था कि मुझसे किसी भी तरह का कोई संबंध ना रखें। मम्मी के घर आए हुए मुझे 2 साल गुजर चुके थे। मम्मी को इस मामले की खबर नहीं थी कि आखिर हो क्या गया था, और ना ही मैंने उनको बताया था। मेरा अभी वापस जाने का इरादा नहीं है।
मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपनी माँ के साथ ही गुजारना चाहती हूँ। मैं रोज मयंक से माफी मांगकर सोती हूँ और कहती हूँ, मुझे खबर नहीं थी कि वह आपका कातिल है, वरना मैं कभी उसे अपनी जिंदगी में शामिल ना करती। मैंने तो उसे आपका भाई समझा था, लेकिन वही आपका कातिल निकला। यह बात सुनकर मयंक मुस्कुरा देते हैं और मुझे भी तसल्ली हो जाती है कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। बाकी की जिंदगी शायद अब इसी तरह गुजारनी है, क्योंकि अब शादी के नाम से मुझे नफरत हो चुकी है। खैर, इन 2 सालों में मेरी जिंदगी जैसे ठहर सी गई है। हर दिन एक जैसी सुबह, एक जैसी रात। बस मयंक की यादें हैं जो हर सांस के साथ मेरे साथ चलती हैं। मम्मी के साथ रहते रहते अब उनकी भी आदत हो गई है, लेकिन दिल के अंदर जो खालीपन है वो किसी की मौजूदगी से भर ही नहीं पाता। मैं अब किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, ना किसी उम्मीद में जीना है, न किसी नए रिश्ते की शुरुआत करनी है। मैंने एक बार खुद को समर्पित किया था और उसके बाद जो टूटा वो फिर से कभी जुड़ नहीं पाया। राहुल ने कोशिश की थी मुझसे माफी मांगने की। कई बार मैसेज छोड़े, कई बार घर तक आया, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोलती। वो हर बार दरवाजे के बाहर से कहता, एक बार सुन लो, बस एक बार। लेकिन मैं अब किसी की आवाज नहीं सुनना चाहती। मुझे लगता है जैसे अब कोई भी शब्द दिल तक पहुंचता ही नहीं। रात को जब नींद नहीं आती तो मैं मयंक की तस्वीर लेकर बैठ जाती हूँ। उसे देखती हूँ जैसे वो अब भी पास बैठा हो। मैं उससे कहती हूँ, माफ कर देना मुझे। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे जाने की वजह वो होगा जिसे मैं अब तक अपना मानती रही। और फिर मेरी आंखें भीग जाती हैं। लेकिन मयंक की तस्वीर मुस्कुराती रहती है। मुझे लगता है शायद वो मुझे सुन रहा है, शायद अब भी मेरी बातें समझता है। एक दिन मम्मी ने मुझसे कहा, बेटा, तू अब भी बहुत जवान है, क्या हमेशा ऐसे ही अकेले रहना चाहती है? मैंने सिर्फ इतना कहा, हाँ मम्मी, मैं अब अकेली ही ठीक हूँ। मैं अब दूसरों के लिए जी रही हूँ। मम्मी के लिए, पड़ोस की उन लड़कियों के लिए जिन्हें मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उन औरतों के लिए जिनसे मैं मिलती हूँ, और उन्हें बताती हूँ कि दुख चाहे जितना भी हो, उससे हारना नहीं है। अब मैं जिंदगी को उस नज़र से देखती हूँ जो शायद मयंक की दी हुई है। प्यार अब भी है, पर शिकायत नहीं। दर्द अब भी है, पर कोई रोना नहीं। अब मेरा मकसद बस यही है, खुद को सहेजना, दूसरों के लिए एक मिसाल बनना, और उस सच्चाई को कभी ना भूलना जिसने मुझे पूरी तरह बदल दिया। अब मैं अपनी दुनिया में पूरी तरह समा चुकी थी। अब कोई शिकायत नहीं रही थी, कोई इंतजार नहीं बचा था। मयंक की यादों के साथ जीना अब मेरी आदत बन चुकी थी। एक दिन दोपहर को जब मैं अपनी ट्यूशन की लड़कियों को पढ़ा रही थी, तब दरवाजे पर दस्तक हुई। मम्मी ने दरवाजा खोला और जब मैंने बाहर देखा तो मैं सुन्न रह गई। दरवाजे पर राहुल खड़ा था, बाल बिखरे हुए, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, चेहरे पर थकान और शर्म का मिला-जुला रंग। वो एकदम अलग लग रहा था, जैसा मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो हाथ जोड़कर खड़ा था। मम्मी ने हैरानी से मेरी ओर देखा और कहा, बेटा, बाहर कोई तुमसे मिलने आया है। मैं चुपचाप बाहर आई। राहुल ने नजरें नहीं उठाईं, बस धीमे स्वर में कहा, मैं सिर्फ माफी मांगने आया हूं। मैं चुप रही। उसने सिर उठाया, मेरी आंखों में देखा और कहने लगा, मैं जानता हूं, मैंने तुम्हारा, अपने भाई का और मम्मी का सब कुछ लूटा है। मैं जानता हूं कि मेरे किए की कोई माफी नहीं है, लेकिन मैं अब सच में बदल गया हूं। जब तुम चली गई थी, उस दिन से लेकर अब तक मेरी जिंदगी जैसे एक सजा बन गई है। हर दिन मैं मयंक को अपने सामने खड़ा देखता हूं। वो मुझे माफ नहीं करता, लेकिन मुझे सिखा गया है कि मोहब्बत और जलन में फर्क होता है। मैं अब भी चुप रही। राहुल ने आगे कहा, मैंने अपना इलाज करवाया। मैंने खुद को एक बंद कमरे से बाहर निकाला। अब मैं एक अनाथाश्रम में काम करता हूं, उन बच्चों के साथ जो किसी अपने को खो चुके हैं। वहां जाकर मुझे समझ आया कि इंसान जब टूटता है तब सबसे पहले उसे खुद से माफी मांगनी पड़ती है। मैंने पूछा, अब क्यों आए हो? उसने कहा, बस यह बताने कि अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। तुम मेरी भाभी थी और अब हमेशा मेरे दिल में उसी इज्जत के साथ रहोगी। मैं तुम्हें मयंक की कसम देकर कहता हूं, मैं तुम्हारे पास किसी रिश्ते की उम्मीद से नहीं आया। बस तुम्हारी आंखों से यह जानना चाहता था कि तुम अब ठीक हो और मुझे माफ कर पाई हो या नहीं।
उसकी बातें सुनकर मैं कुछ पल चुप रही। फिर मैंने धीमे से कहा, माफी का मतलब यह नहीं कि घाव भर गया है, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूं कि अब तुमसे कोई शिकायत नहीं रही। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुका लिया और बिना कुछ कहे चला गया। मैंने दरवाजा बंद किया और मयंक की तस्वीर की ओर देखा, जैसे वह कह रहा हो, अब तुम्हारा दिल हल्का हो गया है से अदा का। मैंने तस्वीर के आगे दीपक जलाया और पहली बार दिल से मुस्कुराई। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी जैसे एक और मोड़ से गुजर गई। राहुल की बातें मेरे कानों में गूंजती रहीं, मगर इस बार दिल में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडी सी हवा थी जो बीते हुए समय को धीरे धीरे मेरे अंदर से बाहर निकाल रही थी। मयंक अब भी मेरी यादों में है, लेकिन अब वो एक शिकवा नहीं बल्कि ताकत की तरह मेरे साथ है। मैंने तय किया कि अब मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं सिर्फ जी ही ना सकूं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी भर सकूं। मैंने अपनी ट्यूशन को एक छोटा सा शिक्षण केंद्र बना दिया, उन बच्चियों के लिए जो गरीबी, अकेलेपन और उपेक्षा से जूझ रही थीं। हर बच्ची की आंखों में मुझे कभी खुद का डर दिखता था, तो कभी मेरी जैसी औरतों का टूटा आत्मविश्वास। मैंने उन्हें न सिर्फ पढ़ाना शुरू किया, बल्कि उन्हें बोलना सिखाया, खुद के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने सम्मान के लिए। अब मेरी सुबह किताबों, हौसलों और बच्चों की हंसी से शुरू होती है और रात मयंक से बात करके खत्म होती है। देखो ना मयंक, अब मैं टूटती नहीं, अब मैं किसी के भरोसे नहीं, अपने पैरों पर खड़ी हूं। मम्मी अब मेरे काम में मेरा हाथ बटाती हैं, कभी खाना बनाकर लड़कियों के लिए भेजती हैं, तो कभी मेरे साथ बैठकर उनका होमवर्क देखती हैं। एक दिन मम्मी ने कहा, मायरा, मयंक की यादें अब तुझे रोकती नहीं बल्कि आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। मैंने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा और सिर हिलाया। अब मोहब्बत की परिभाषा मेरे लिए बदल चुकी है। अब मोहब्बत सिर्फ साथ रहना नहीं, किसी की याद में खुद को मिटा देना भी नहीं, बल्कि खुद से मोहब्बत करना है, अपनी पहचान बनाना है, और वही मैंने कर लिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या मुझे राहुल को अब भी माफ कर देना चाहिए और अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत राहुल के साथ करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।